इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी पार्ट से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिस्कस किया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम टिश्यूज जो चैप्टर है इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे यानी कि कंप्लीट चैप्टर। और जो पार्ट 2 होगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही जो इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और नोट्स हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यूज, ये होता क्या है। सो टिश्यूज के बारे में हमें दिया गया है, टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज जो है ये सेल्स का ग्रुप होता है, ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सेम है और ये सेल्स का ग्रुप मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि एक स्पेसिफिक वर्क करता है। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा टिश्यू। एग्जांपल से समझ लेते हैं, डायग्राम से बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये एक सेल है, अगर बहुत सारे सेल मिल जाएं तो एक टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह के बिल्कुल सेल अगर इकट्ठे हो जाएं तो उससे बन जाएगा एक टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाएं तो बना लेंगे हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन। ठीक है, ये यहां पर लीवर आ गया है। सो सेल, बहुत सारे सेल जुड़कर बना टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू जुड़कर बना हमारा ऑर्गन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। प्लांट का एक सिंगल सेल है, अगर बहुत सारे सेल जुड़ गए तो ये हो गया टिश्यू, ये बन गया हमारा यहां पर प्लांट टिश्यू। और बहुत सारे प्लांट टिश्यू जुड़कर एक ऑर्गन बना लेते हैं प्लांट का। ठीक है, सो ये प्लांट लीफ बन गई टिश्यूज से। मतलब बेसिक यूनिट तो सेल ही है, लेकिन सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाएंगे जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं या फिर प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टिश्यू को समझने के बाद हमारा, आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, क्या ये एक ही तरह के टिश्यूज से बने हुए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्लांट है और एनिमल हैं ये अलग अलग तरह के टिश्यूज से बने हैं। इसका रीजन क्या हो जाएगा, एनिमल और प्लांट अलग अलग टिश्यूज से क्यों बने हुए हैं। सो यहां पर इनमें डिफरेंस दिया गया है, उसको समझते हैं पहले। यहां पर प्लांट के कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, यहां पर एनिमल्स के। सो प्लांट्स में सबसे पहला है स्टेशनरी और फिक्स। जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह पर स्टेशनरी यानी कि खड़े रहते हैं या फिर फिक्स होते हैं। ठीक है, सेकंड है ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। जो प्लांट है उसकी ग्रोथ या तो ऊपर की तरफ होती है और जड़ जो है, रूट जो है प्लांट की, वो नीचे की तरफ ग्रोथ होती है। थर्ड है इसमें नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें कम एनर्जी की ही जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर डेड। और जो प्लांट होते हैं उनके ज्यादातर टिश्यूज जो है वो डेड होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत कम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो लिविंग होते हैं। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में फर्स्ट पॉइंट दिया है दे कैन मूव। एनिमल्स, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल्स में ही आ जाएंगे। तो हम जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अगर हम मूव कर सकते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, मूव करने में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और क्या है, ग्रोथ इन एवरी पार्ट। जो भी हमारी ग्रोथ होती है वो सभी पार्ट्स में होती है। ठीक है, हमारा हार्ट भी डेवलप होता है, हमारे ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बता दिया है मैंने। लास्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ दीज टिश्यू आर अलाइव। जो ह्यूमन है या फिर एनिमल्स कहें, इनके ज्यादातर टिश्यूज जो हैं वो जिंदा होते हैं, अलाइव होते हैं। सो इस डिफरेंस की वजह से प्लांट्स जो हैं इनको कम एनर्जी की जरूरत होती है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। जैसे प्लांट्स जो हैं इसमें मसल्स टिश्यू नहीं होगा क्योंकि ये तो एक जगह फिक्स होते हैं, मूव इन्हें करना ही नहीं होता। लेकिन एनिमल्स जो हैं उन्हें मूव करना होता है, इनमें मसल्स टिश्यू प्रेजेंट होगा। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरह के टिश्यूज से बने हुए हैं। सो हम कह सकते हैं, इन दोनों को पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टिश्यूज आर टू टाइप्स। टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो हो जाएगा प्लांट टिश्यू, दूसरा हो जाएगा एनिमल टिश्यूज। ठीक है, सो प्लांट्स टिश्यू, प्लांट हैव टू टाइप ऑफ टिश्यूज।
जो प्लांट हैं उसमें भी दो तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। पीछे वाले पेज पर हमने टिश्यूज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, प्लांट्स टिश्यू और एनिमल्स टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू को भी यहां पर दो पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है, दो पार्ट्स में। प्लांट टिश्यू है उसके भी दो टाइप होते हैं। पहला जो है उसे कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। हम अभी पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सभी टाइप्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। So, meristematic tissue. These are simple living tissue which capable of division and formation of new cells present in growing region of plants. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, यानी कि जिंदा टिश्यूज होते हैं और इनमें क्षमता होती है केपेबल ऑफ डिवीजन, क्षमता होती है डिवाइड होने की। ऐसे टिश्यूज होते हैं ये जो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि टहनियां जैसे निकलती हैं प्लांट्स से वहां पर ये पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, नए सेल्स भी बनाते हैं। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर ग्रोथ हो रही होती है प्लांट में, ठीक है। जैसे कोई नई टहनी निकल रही होती है, नई ब्रांच निकल रही होती है किसी भी अदर ब्रांच से, तो वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है रूट्स, ग्रोइंग ब्रांचेस एक्सेट्रा। रूट्स यानी कि जैसे ये रूट है, आप यहां पर प्लांट की तरफ देखिए, फिगर की तरफ, ये रूट है, यहां पर रूट्स निकल रही हैं इसमें से अलग अलग ब्रांचेस रूट्स। सो यहां पर बिल्कुल एंड पॉइंट में जिस तरफ रूट बढ़ रही है वहां पर प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी तरह से ग्रोइंग ब्रांचेस, यहां पर ये पत्ता निकल रहा है, लीफ जो निकल रही है या फिर इसकी ब्रांच जो निकल रही है, इसके एंड पॉइंट्स में यहां पर ये प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। आगे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें एपिकल मेरिस्टम, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टम, थर्ड है लेटरल मेरिस्टम। जो ये 3 पार्ट्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, इनको एक एक करके नेक्स्ट पेज पर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन तीनों पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फर्स्ट टाइप था एपिकल मेरिस्टम। सो एपिकल मेरिस्टम प्लांट में कहां पर प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये सब चीजें देख लेते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें, इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो एपिकल मेरिस्टम है ये ग्रोइंग टिप्स में, ठीक है, यानी कि जिस तरफ भी प्लांट बढ़ रहा होता है, जो भी नई ब्रांचेस निकल रही होती हैं या जो भी नई रूट्स निकल रही होती हैं, उनके टिप्स एंड पॉइंट्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे स्टेम्स या रूट्स। मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट है, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल एंड पॉइंट जो होगा ग्रोइंग टिप्स, यानी कि जिस तरफ बढ़ रहा है उसके लास्ट टिप जो है वहां पर ये प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम। इसी तरह से रूट्स में भी, रूट्स होती हैं प्लांट्स की, नीचे की तरफ जो रूट्स होती हैं उनकी भी टिप्स में ही ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है दिस टिश्यू लीड्स टू द एनलोगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये टिश्यू जो है बढ़ावा देता है, ठीक है, ग्रो करता है। जो भी प्लांट है उसकी ग्रो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू की वजह से ही होती है, ठीक है। यानी कि जब जो रूट है हमारी, रूट है या फिर जो ब्रांच है, ये किसकी वजह से बढ़ती है, उसको बढ़ावा देने वाला जो टिश्यू है वो है एपिकल मेरिस्टम। थर्ड पॉइंट में दिया है दिस इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। एपिकल मेरिस्टम जो है ये प्राइमरी ग्रोथ करता है प्लांट की, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, प्लांट को बढ़ाना, ठीक है, बड़ा करना, ग्रो करना उसे, तो ये एपिकल मेरिस्टम का ही काम होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेकंड टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट की जो इंटरनोड्स होती हैं, इंटरनोड्स यानी कि जहां पर कोई भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकल रही होती है वहां पर होता है इंटरनोड, ठीक है। फिगर से समझ लेते हैं इसे, ठीक है। एंड पॉइंट जो टिप्स जो होते हैं वहां पर एपिकल मेरिस्टम होता है, पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ लिया था। सो ये है एक मेन स्टेम, ठीक है, मेन स्टेम कहें या फिर ब्रांच कहें, यानी टहनी। इसमें से एक नई टहनी निकल रही है यहां से, ठीक है, ये नई टहनी निकल रही है, वहीं पर प्रेजेंट होगा इन दोनों के, जहां पर भी ये नई टहनी निकल रही है जहां से भी, वहां पर प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इस पॉइंट को ही कहा जाएगा इंटरनोड, ठीक है। इंटरनोड जहां से कोई भी नई टहनी निकलती है, ठीक है, चाहे इस साइड निकल रही हो चाहे ये इस साइड निकल रही हो। सो ये हो गए इंटरनोड्स, यहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। आगे है इट इज पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जो कि पीछे रह जाता है जब प्लांट की
ग्रोथ हो रही होती है। एपिकल मेरिस्टम प्लांट को आगे बढ़ाता चलेगा, इसे ग्रो करता रहेगा, और एपिकल मेरिस्टम का ही कुछ पार्ट जो है वो पीछे रह जाएगा। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है ये ग्रीन पार्ट, ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है जिसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है, ये इंटरकैलरी और ये भी इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये पीछे रह गया। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करें तो थर्ड पॉइंट में हमें दिया है इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है प्लांट की। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ यानी कि इसकी लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, जो भी ब्रांच या जो भी प्लांट है उसकी लंबाई, टहनियां हो उसकी, ठीक है, ब्रांचेस हैं, स्टेम है, इन सब चीजों को ये लॉन्गिट्यूड ग्रोथ करता है, इनमें इनको बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है इन सब की। ठीक है, यहां पर हो गया एपिकल मेरिस्टम, यहां पर हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब बात करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के थर्ड टाइप यानी कि लेटरल मेरिस्टम के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है हमें इट अकर अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। जो ये लेटरल मेरिस्टम है ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है प्लांट की एक्सिस में। ठीक है, प्लांट की एक्सिस यानी कि जो भी स्टेम है, ठीक है, जो भी स्टेम है या फिर ब्रांच है उसमें लॉन्गिट्यूडनली, आप यहां पर देख सकते हैं ये जो ब्राउन लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये है लेटरल मेरिस्टम जो कि लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लंबाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो एपिकल मेरिस्टम या इंटरकैलरी मेरिस्टम थे ये सर्कुलर में प्रेजेंट थे, लेकिन ये लंबाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया है इट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू। जो ये लेटरल मेरिस्टम होता है ये वेस्कुलर टिश्यू को राइज यानी कि बढ़ाता है। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? सो वेस्कुलर टिश्यू जो है ट्रांसपोर्ट टिश्यू कह सकते हैं इसे हम। वेस्कुलर टिश्यू जैसे कि किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करे उसे कहेंगे हम वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जैसे वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे, ठीक है, सो उसे कह देंगे हम वेस्कुलर टिश्यू। या वाटर के अलावा और कुछ भी चीज है, प्रोडक्ट है, उसे ट्रांसपोर्ट करे उसे कहा जाएगा वेस्कुलर टिश्यू। सो लेटरल मेरिस्टम जो है वो वेस्कुलर टिश्यू को बढ़ाता है, ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कोसेस ग्रोथ इन ग्रीथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जो लेटरल मेरिस्टम है ये ग्रीथ को बढ़ाता है। ठीक है, ग्रीथ को, चाहे वो स्टेम्स की ग्रीथ हो चाहे रूट्स की ग्रीथ हो, इनको इंक्रीज करता है। ग्रीथ यानी कि जैसे स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है या रूट्स हैं, इसकी ग्रीथ यानी कि इनकी चौड़ाई को बढ़ाएगा। ठीक है, जो भी एक तरह से सर्कुलर होती है स्टेम, तो जो भी सर्कुलर है उसकी चौड़ाई को बढ़ाता जाएगा। सरकमफ्रेंस जो है स्टेम का वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है। तो ये किस कारण होता है? लेटरल मेरिस्टम के वजह से। ठीक है, ये जो ग्रीथ है ये इंक्रीज होती जाएगी, पहले इतनी फिर इतनी, उसके बाद फिर इतनी बढ़ती जाएगी। और जो स्टेम है नीचे की तरफ ये ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रीथ जो है सबसे ज्यादा नीचे ही होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट दिया है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट की फर्स्ट ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है ऊपर की तरफ बढ़ना, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है नीचे से फैलना। ठीक है, नीचे से फैलना, जैसे यहां पर ये फैलता जाएगा धीरे धीरे। सो लेटरल मेरिस्टम जो है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू, सेकंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू और इसके टाइप्स के बारे में पीछे वाले पेजेस पर हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, सो यहां पर दिया गया है ये परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। जो परमानेंट टिश्यू है ये ऐसे सेल्स से बना हुआ होता है जो अपनी कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता खो चुके होते हैं डिवाइड होने की। ठीक है, ऐसे सेल्स जो अपनी डिवाइड होने की क्षमता को खो चुके होते हैं उनसे बना होता है परमानेंट टिश्यू। और ये सेल्स होते हैं, इनके साइज, इनका शेप, साइज और थिकनेस जो है वो डेफिनेट यानी कि निश्चित होती है। ठीक है, आगे है इट मे बी डेड और लिविंग। जो परमानेंट टिश्यू जिन सेल्स से बना हुआ है वो डेड सेल्स भी हो सकते हैं और लिविंग सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी में आगे है परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। जिस तरह से मेरिस्टमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के, इसी तरह से परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, 2 टाइप होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे हम, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसको भी फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। पहला है प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा है
सपोर्टिंग टिश्यू। सो नेक्स्ट पेज पर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसके दोनों टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो इसमें हमें दिया गया है दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आल्सो इन फंक्शन। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये एक ही तरह के सेल्स से बना होता है, और ये सेल्स एक ही तरह के सेल्स यानी कि जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है, दोनों चीज उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी कि कार्य सेम हो, ऐसे सेल्स से बना होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। आगे है सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड टू टाइप ऑफ टिश्यूज। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसमें दो तरह के टिश्यू शामिल होते हैं, पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, उसके बाद देखेंगे सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमें दिया है प्रोटेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो किन चीजों से बना होता है, इसमें पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है कोर फिलियम। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो एपिडर्मिस और कोर्क या फिर कहें फिलियम से बना होता है। ठीक है, एपिडर्मिस और कोर्क से बना होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसी तरह से जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू इन दोनों चीजों से बना होता है, इसी तरह से सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा से बना होता है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस और कोर्क यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू किससे बना होता है, एपिडर्मिस और कोर्क और फिलियम से। सो सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, कहां पर पाया जाता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कोर्क और फिलियम के बारे में नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, सो एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन सच एज लीव्स, फ्लावर, रूट्स। इट कवर बाय क्यूटाइल। जो एपिडर्मिस होता है ये आउटर मोस्ट एक सिंगल सेल की लेयर होती है प्लांट ऑर्गन्स पर। किन किन प्लांट ऑर्गन्स पर, लीव्स यानी कि पत्तों पर, फ्लावर्स यानी कि फूलों पर, रूट्स यानी कि जड़। ठीक है, रूट्स पर ये आउटर मोस्ट एक सिंगल सेल की लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक लीफ है, पत्ती है, इसके ऊपर एक पतली सी परत झिल्ली सी होती है बिल्कुल, उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, आगे है इट इज कवर्ड बाय क्यूटाइल। ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। ठीक है, वैक्सी यानी कि मोम जैसी एक कोटिंग होती है जिसे क्यूटाइल कहा जाता है। और क्यूटाइल जो है ये वाटरप्रूफ लेयर होती है। ठीक है, जैसे वैक्स होता है ना, वाटरप्रूफ होता है, इसी तरह से ये बिल्कुल वैक्सी होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो ये लीफ है इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इसके अंदर नहीं जा रही हैं, ये बिल्कुल अलग हो रखी हैं। ठीक है, गोल गोल स्पेरिकल बन चुकी हैं, लेकिन ये लीफ जो है इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ क्यूटाइल। ठीक है, वाटरप्रूफ लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर। अब एपिडर्मिस जो होते हैं लीफ में, लीफ की ऊपरी लेयर, ऊपर वाली जो लेयर है, झिल्ली है एपिडर्मिस, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सो जो पोर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। सो इसके बारे में देख लेते हैं। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर ऑन इट्स सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो ये एपिडर्मिस पतली सी झिल्ली होती है पत्तों पर, फूलों पर या रूट्स और भी पार्ट्स में होती है ये प्लांट के, इसमें छोटे छोटे जो पोर्स यानी कि छेद होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। दीज आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा है इसके दोनों साइड में किडनी जैसी शेप के दो गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, किडनी जैसी शेप के दो गार्ड सेल्स होते हैं। अब एपिडर्मिस, स्टोमेटा और गार्ड सेल्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं, किस तरह के दिखाई देते हैं, जब किसी भी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तभी ये तीनों चीजें हमें दिखाई देंगी। सो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं एपिडर्मिस के फंक्शन, और ये तीनों चीजें एपिडर्मिस, स्टोमेटा और गार्ड सेल किस तरह के दिखाई देते हैं जब किसी भी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। पीछे वाले पेज पर एपिडर्मिस, स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले ये देख लेते हैं फिगर से ये प्लांट में कहां पर प्रेजेंट होती हैं तीनों चीजें। सो कोई भी प्लांट लीफ, ये एक प्लांट लीफ है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, इसकी ऊपर वाली लेयर को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ये हमें कुछ इस तरह के दिखाई देगी। इसमें ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं सेल, और ये बहुत सारे सेल जुड़ के एपिडर्मिस बनाते हैं, एक पतली सी लेयर। ठीक है, इस पतली सी लेयर में जो ये आपको ग्रीन छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा मैंने बता दिया था एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये छोटे छोटे छेद हैं।
और इन छोटे छोटे स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, इन दोनों के तरफ एक किडनी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये स्टोमेटा, इसके दोनों तरफ किडनी जैसा स्ट्रक्चर, इसके भी दोनों तरफ और इस स्टोमेटा के भी दोनों तरफ किडनी जैसे स्ट्रक्चर है। ये जो किडनी जैसा स्ट्रक्चर है इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल। ठीक है, ये तो हो गया फिगर से। अब समझ लेते हैं जो भी एपिडर्मिस है इसके क्या क्या काम होते हैं। सो फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम डेसिग्नेशन एंड इन्फेक्शन। जो भी ये एपिडर्मिस है ये प्लांट को डेसिग्नेशन यानी कि सूखने से और इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया है, क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड वेपोरेशन ऑफ वाटर। जो क्यूटाइल यानी कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है एपिडर्मिस के ऊपर, जो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटाइल वैक्सी सब्सटेंस और वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है, ये ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देता है। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो वेपर में चेंज होकर स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, यानी कि प्लांट जो है वो वाटर लूज करता है। ठीक है, वाटर उसमें से निकलने लगता है स्टोमेटा से बाहर। तो जो क्यूटाइल है ये ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वेपर में वाटर कन्वर्ट होकर प्लांट से बाहर निकल रहा है उसको कम कर देता है। ठीक है, आगे है, स्टोमेटा अलो गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मिस में, ये गैसियस एक्सचेंज को अलो करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रोसेस करने के लिए क्या करना होता है स्टोमेटा को, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर आने देता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर जाने देता है। ठीक है, यानी कि स्टोमेटा जो है इससे गैस एक्सचेंज भी होती हैं। ठीक है, इससे गैस एक्सचेंज भी होती हैं और वाटर, अगर प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर है तो वो वेपर बन के इन स्टोमेटा छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। जो ये स्टोमेटा जो है ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन बता ही चुका हूं, जैसे मैंने बताया था गैसेज एक्सचेंज में मदद करता है स्टोमेटा। और अगर एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट के अंदर तो इन छोटे छोटे पोर्स जो है ये स्टोमेटा, इनसे वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू में आगे है कोर फिलियम। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने दो चीजें पढ़नी थी, एक तो एपिडर्मिस और दूसरा कोर फिलियम। सो एपिडर्मिस हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कोर फिलियम। कोर फिलियम आप समझ चुके होंगे, ये होता है पेड़ की छाल, जो भी तना होता है उसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो सूखा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसी को कहा जाता है कोर फिलियम। इसके बारे में पढ़ते हैं, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो कोर या फिलियम कहें इसे, ये डेड से बनी होती है, मोटी सी, थिक यानी कि मोटी सी वॉल होती है, आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो भी इसके सेल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। आगे है, सेल वॉल इन कोर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रीन। जो भी इस कोर्क के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इस कोर्क का एक सेल है, इसकी जो सेल वॉल है इस पर एक वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी यानी कि मोम जैसा एक सब्सटेंस होता है जिसे सुब्रीन कहा जाता है। ठीक है, आगे है, द सेल वॉल इज इम्प्रीमिएबल, इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। जो इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है, जो भी इसके सेल्स होते हैं कोर्क के, उसकी जो सेल वॉल होती है वो इम्प्रीमिएबल होती है। इम्प्रीमिएबल यानी कि इसमें कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती है सेल में, ना ही कोई चीज बाहर आ सकती है। इसमें कोई भी पोर्स नहीं होते हैं इसकी सेल वॉल में, और इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोई भी लिक्विड नहीं होता है सेल के अंदर। ये पूरी तरह से डेड होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स से ये बनी होती है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं जो भी कोर्क या फिलियम है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो फंक्शंस ऑफ कोर्क एंड फिलियम, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें, इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। जो कोर्क या फिर कहें फिलियम, ये प्लांट को इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी यानी कि बाहर से अगर कोई हम प्लांट को नुकसान पहुंचाना चाहें थोड़ा बहुत, ये उसको बचाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इट इज शॉक एब्जॉर्बर इंसुलेटर फॉर प्लांट। ये प्लांट के लिए शॉक एब्जॉर्बर, अगर हम किसी भी बड़े पेड़ को धक्का लगाते हैं, ठीक है, तो वो फिर भी सीधा ही खड़ा रहता है, यानी कि ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर, झटका जो है उसको सहने की क्षमता प्रदान करती है। और इंसुलेटर यानी कि ठंडी के मौसम में उसे गर्म रखती है। ठीक है, अंदर जो प्लांट के अंदर जो भी टिश्यूज हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देती है ये कोर फिलियम।
नेक्स्ट है प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट, ये प्लांट्स को टफनेस प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, एक और पॉइंट दिया गया है कोर्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, जो कोर्क या फिर कहें फिलियम जो पेड़ की छाल होती है वो स्पोर्ट्स गुड यानी कि खेलने वाले उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट बॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वुडन पैडल्स हो गए, और भी बहुत सारे गुड्स जो हैं यानी कि सामान जो है कोर्क से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए फंक्शंस ऑफ कोर्क एंड फिलियम। सिंपल परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, एक तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसके बारे में हम पीछे वाले पेजेस पर पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने एपिडर्मिस और कोर्क के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप है। सो सपोर्टिंग टिश्यू, दीज टिश्यू आर सपोर्टिव इन फंक्शन, जो सपोर्टिंग टिश्यू हैं इनका काम क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना ही इनका मुख्य काम होता है। दीज टिश्यू आर थ्री टाइप्स, जो सपोर्टिंग टिश्यू हैं ये तीन टाइप के होते हैं। इसमें तीनों टाइप यहां पर दिए गए हैं। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों को एक एक करके फिगर के साथ नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू के सभी टाइप्स को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू में हमें दिया है इट इज थिन वॉल्ड सेल composed of living cells, oval and spherical in structure. It have large central vacuoles found in leaves, pith of stems and roots. जो पेरेन्काइमा टिश्यू है इसके सभी सेल्स जो होते हैं उनकी वॉल, सेल वॉल जो है वो थिन यानी कि बहुत पतली होती है, और जो भी सेल्स हैं वो सभी लिविंग है। ठीक है, पेरेन्काइमा के सभी सेल्स लिविंग सेल्स हैं। इनका स्ट्रक्चर, जो भी पेरेन्काइमा के सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर या तो ओवल शेप में होंगे या वो स्फेरिकल शेप में होंगे। और जो भी सेल्स होते हैं पेरेन्काइमा के उनके अंदर सेंटर में वैक्यूल्स, खाली जगह होती है। ठीक है, जिसमें वाटर स्टोर होता है, वैक्यूल्स होते हैं। और जो पेरेन्काइमा टिश्यू है ये हमें प्लांट्स में लीव्स में मिलता है, पिथ ऑफ स्टेम्स यानी कि टहनियों में मिलता है, और रूट्स यानी कि जड़ों में मिलता है। किसी भी स्टेम को अगर ट्रांसवर्सली कट करके उसकी स्लाइड बनाई जाए तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये है एक सेल, इसी तरह से ये एक सेल है और एक ये सेल है। ये सभी सेल्स जुड़ के पेरेन्काइमा टिश्यू बनाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी ये सेल है और इसकी वॉल जो है बिल्कुल थिन यानी कि बिल्कुल पतली वॉल है। ठीक है, अगर हम स्टेम को, टहनी को लॉन्जिट्यूडनली कट करके उसकी स्लाइड बनाएंगे तो जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहां पर ये एक सेल है, इसी तरह से ये एक सेल है। इन सभी सेल्स में आप सेंटर में देख सकते हैं व्हाइट जो है अंदर की तरफ जगह बिल्कुल खाली है। ठीक है, जो कि सेंट्रल वैक्यूल्स हैं। बहुत ज्यादा जगह जो है पेरेन्काइमा सेल्स में, पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में बहुत ज्यादा जगह वैक्यूल्स यानी कि खाली जगह होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शंस यानी कि कार्यों के बारे में। सो फंक्शंस में हमें सबसे पहला पॉइंट दिया है स्टोरेज फूड इन लार्ज वैक्यूल्स। जो भी पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं उसमें फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, सेकंड है प्रोवाइड टर्गिडिटी टू सेल्स। जो पेरेन्काइमा है इसके जो वैक्यूल्स होते हैं वो टर्गिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सेल को जो है वो बिल्कुल फुलाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्लांट है उसके लिए फूड बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ। जो पेरेन्काइमा टिश्यू है ये वाउंड यानी कि कहीं से भी स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, चाहे रूट हो, वो कहीं से भी कट गए हैं या उनमें कोई नुकसान पहुंचा है, उन सबको रिपेयर करने का काम करता है। और कोई नई ग्रोथ होनी है वो पेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बुएंसी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं उनमें बुएंसी कंट्रोल भी रखता है। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू का सेकंड टाइप है कोलेन्काइमा। इसमें हमें दिया है इट फॉर्म्स फिलर टिश्यू इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन कोर्टेक्स विथ प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। इट फाउंड बिलो एपिडर्मिस। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, वॉल थिकन एट द कॉर्नर्स। जो कोलेन्काइमा है ये क्या करता है, फिलर टिश्यू की तरह काम करता है। जो भी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वहां पर ये फिल करता है, जगह को भर देता है। ठीक है, ये कहां कहां पर पाया जाता है तो ये कोर्टेक्स यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, सॉफ्ट वाली छाल जो नई स्टेम्स निकलती हैं वहां पर पाया जाता है। विथ प्राइमरी स्टेम्स,
जो नई स्टेम्स आती हैं उनकी पिथ यानी कि अंदर की तरफ पाया जाता है और नई नई रूट्स में भी ये पाया जाता है। ठीक है, और ये जो कोलेनकाइमा है ये एपिडर्मिस के नीचे की ओर, जो लीव्स हैं उसमें नीचे की ओर होता है, एपिडर्मिस के नीचे की ओर। जो भी कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू के जो भी सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और जो भी कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं उनकी वॉल जो है थिक होती है कॉर्नर्स यानी कि किनारों पर। ठीक है, इसको फिगर से समझ लेते हैं। सो यहां पर ये दिया है ट्रांसवर्सली अगर हम किसी स्टेम या फिर जहां पर भी ये पाया जाता है कोलेनकाइमा, जो प्राइमरी न्यू स्टेम्स होती हैं उनको अगर ट्रांसवर्सली कट करके स्लाइड बनाई जाएगी तो हमें टिश्यू कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये एक सेल है, इसी तरह से ये सेल बनके कोलेनकाइमा टिश्यू बनाते हैं। यहां पर आप देखेंगे जो ये रेड है किनारों पर, ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, और ये वॉल जो है थिक है। ठीक है, बताया गया है थिक होती है कॉर्नर्स पर, किनारों पर जो इसकी वॉल है वो थिक होती है। ठीक है, बाकी इसमें भी अंदर की तरफ खाली बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। इसी तरह अगर लॉन्जिट्यूडनली कोलेनकाइमा को अगर हम देखें अंडर माइक्रोस्कोप, इसकी स्लाइड बनाएं, सो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसके कॉर्नर्स पर ये रेड जो है ये क्या है, थिकन सेल वॉल है, मोटी सेल वॉल है, और इसके अंदर भी बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जो भी इसके सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोलेनकाइमा के फंक्शंस यानी कि कार्यों की। सो इसमें फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है कोलेनकाइमा का, फर्स्ट वाला, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स। जो भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आसानी से हम प्लांट के पार्ट्स को मोड़ सकें। ठीक है, जैसे रबड़ फ्लेक्सिबल होती है उसी तरह से ये उसी तरह की एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सेकंड है ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, लास्ट है इसमें फिलिंग द वैकेंट प्लेस। यहां पर भी बताया था ये एक तरह से फिलर टिश्यू, जो भी खाली जगह होती है प्लांट में उसको फिल करने का काम करता है कोलेनकाइमा टिश्यू। सो यहां पर भी वही आ रहा है, फिलिंग द वैकेंट प्लेस, ये खाली जगह को भर देता है। ठीक है, ये हो गया कोलेनकाइमा हमारा कंप्लीट। सपोर्टिंग टिश्यू का लास्ट या फिर कहें थर्ड टाइप है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में हमें दिया है इट इज स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल मेड अप ऑफ लिग्निन, इट्स सेल्स आर डेड। जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है इसके जो भी सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है। ठीक है, बहुत थिक यानी कि मोटी होती है और बनी होती है लिग्निन से। ठीक है, यानी कि जो भी सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन जैसे मटेरियल से बनी होती है। लिग्निन जो एक हार्ड मटेरियल होता है, सीमेंटिंग मटेरियल, जिस तरह से सीमेंट हार्ड होती है इसी तरह से लिग्निन भी हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, इट्स सेल्स आर डेड। और जो भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है इसके सभी सेल्स जो है वो डेड होते हैं। आगे है इसमें प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बडल्स इन द वेनिस ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स। जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये स्टेम्स यानी कि टहनियों में वेस्कुलर बडल्स वो होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स या फिर वाटर का प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट के अंदर पानी की जरूरत होती है तो पानी को पहुंचाना। ठीक है, सो वेस्कुलर बडल्स के पास में प्रेजेंट होते हैं। वेनिस ऑफ लीव्स का मतलब होगा जो पत्ती होती है उसमें एक बड़ी सी बीच में एक लाइन होती है। ठीक है, जिसे कहा जाता है वेनिस ऑफ लीव्स। सो वेनिस ऑफ लीव्स में भी हार्ड कवरिंग सीड्स और नट्स, जैसे बादाम का छिलका जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। इसी तरह से कोकोनट, नारियल जो होता है उसका आउटर लेयर जो है वो बहुत हार्ड होती है। सो ये सभी चीजें किससे बनी होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। ट्रांसवर्सली स्क्लेरेनकाइमा हमें कुछ इस तरह के इसके सेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये एक सेल है, इसी तरह से ये एक सेल है। जो ये रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है इसकी सेल वॉल जो कि लिग्निन हार्ड मटेरियल से बनी है। ठीक है, ये सेल्स जो है वो डेड होते हैं इसलिए इनमें कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल अंदर से खाली है। ठीक है, ये तो हो गया ट्रांसवर्सली। अगर लॉन्जिट्यूडनली हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा, एक मसल सेल की तरह। ठीक है, इसकी सेल वॉल आप देख सकते हैं बहुत मोटी है जो कि लिग्निन से बनी है। ठीक है, बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शंस की। सो इसमें हमें दिया है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का एक ही काम होता है और वही इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्लांट पार्ट्स, जो भी प्लांट है उसके पार्ट्स को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू के तीनों टाइप्स पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ने के बाद
अब आपके लिए है एक इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बताना है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो उसके लिए देखिए पार्ट 2, इस क्वेश्चन को पार्ट 2 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसके सभी टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हमें ये दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये कई अलग अलग टाइप के सेल से बना होता है जो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, इकट्ठा मिलकर किसी स्पेसिफिक वर्क को करते हैं कंप्लीट। इसमें आगे है इट आल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसको कंडक्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। कंडक्टिंग और वेस्कुलर इन दोनों का कॉमन मीनिंग हो जाएगा संवहन या फिर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आगे है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन इन द प्लांट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के काम की बात की जाए तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी प्लांट की नीड होती है, ठीक है, जैसे रूट से लीव्स तक ये वाटर को पहुंचाता है, इसी तरह से अलग अलग तरह के मटेरियल्स या फिर मिनरल्स को ये प्लांट में ऊपर या फिर नीचे जरूरत हो तो नीचे पहुंचाता है। ठीक है, आगे है इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये दो तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। इन दोनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर विद डायग्राम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप है जाइलम। जाइलम को डीपली स्टडी करते हैं, ये किन किन टाइप्स के सेल से बना होता है और वो किस तरह से फंक्शनिंग यानी कि कार्य करते हैं। सो जाइलम इज द वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। जाइलम जो है ये एक वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर यानी कि पानी को और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो भी पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको, और किस डायरेक्शन में करता है ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स यानी कि जड़ों से ऊपर की ओर प्लांट में। ठीक है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है वाटर और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, आगे है जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम जो है ये 4 तरह के सेल से बना होता है। ठीक है, 4 टाइप के सेल से बना होता है। इसमें ये चारों के नाम दिए गए हैं, ट्रैकिड्स, वेसिल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब इन चारों को एक एक करके समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर विद फिगर के साथ समझेंगे ये सेल्स किस तरह से काम करते हैं और किस तरह के दिखाई देते हैं। जाइलम का फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के बारे में हमें दिया है elongated angular dead cells involved in conduction of water। जो ट्रैकिड ये सेल्स जो होते हैं ये elongated यानी कि लंबे लंबे एंगल वाले डेड सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं वाटर की कंडक्शन में। ठीक है, पानी के संवहन यानी कि पानी को ट्रांसपोर्ट करने में इनका योगदान होता है। अगर हम डायग्राम में समझना चाहें, डायग्राम ये जाइलम है। ठीक है, ये जाइलम का डायग्राम है। इसमें ट्रैकिड सेल्स कहां पर हैं? सो ये जो येलो येलो आपको दिख रहे हैं इसमें ही प्रेजेंट हैं। ये जो है ये है एक ट्रैकिड सेल। इसी तरह से ये एक ट्रैकिड सेल है, ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूं ये हो गए हमारे, ये एक ट्रैकिड, ये एक ट्रैकिड, इसी तरह से ये एक ट्रैकिड सेल्स हैं। ठीक है, यहां पर ये येलो कलर वाले। ठीक है, आगे है इसमें वेसिल्स। वेसिल्स के बारे में हमें दिया है These are cylindrical tube-like structure placed one above the other and which form channel for conduction of water। जाइलम का सेकंड सेल जो है वो है वेसिल्स, और वेसिल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल यानी कि गोल पाइप की तरह जो होता है। ठीक है, पाइप की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। छोटी छोटी पाइप को जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है इसी तरह का ये स्ट्रक्चर बनाती है। एक लंबी सी पाइप बना लेती है, इसी तरह से चैनल बना लेती है जो कि वाटर को कंडक्ट करता है यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, मेनली वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो वेसिल्स इन सेल्स का ही होता है। ठीक है, अगर डायग्राम में देखना चाहें कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये वेसिल्स, सो ये है ये जाइलम। यहां पर देखो
ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जो मैं बना रहा हूं ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसी के नीचे एक और पाइप जैसा यहां पर एक और स्ट्रक्चर है। सो ये छोटी छोटी पाइप्स एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं, इनमें क्या जाता है, पानी जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में हमें दिया है थिक सेल यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये मोटे मोटे सेल्स होते हैं जो जिनमें फूड स्टोर किया जाता है, ठीक है। और फूड जो है वो किस रूप में स्टोर किया जाता है, स्टार्च के रूप में। और इनकी लोकेशन कहां होगी डायग्राम या फिर जाइलम टिश्यू में, यहां पर देखो ये पिंक या फिर आपको वॉयलेट जो कलर दिख रहा है ये है यहां पर जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये बिल्कुल साइड में होते हैं, जो भी टिश्यू है उसके इस तरफ में भी है और इस तरफ में भी है। ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। आगे है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इसके बारे में हमें दिया है नॉन लिविंग फाइबर्स विद थिक वॉल एंड नैरो कैविटी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो है ये नॉन लिविंग फाइबर्स यानी कि धागे, जैसे नारियल के ऊपर फाइबर्स होते हैं इसी तरह के जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं जिनकी वॉल जो है वो थिक होती है और इसमें छोटी छोटी कैविटीज यानी कि एयर का स्पेस होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम को। इस डायग्राम में ये विजिबल नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको लोकेशन बता देता हूं कहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं जो ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि यहां पर ये इस तरह से यहां पर प्रेजेंट होते हैं। बीच में जो ये आपको लाइन दिख रही है ना, यहां पर प्रेजेंट होंगे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, बिल्कुल इस लाइन के जो ट्रैकिड्स, ये वाले ट्रैकिड्स येलो वाले और इसके साइड में जो जाइलम पैरेन्काइमा है पिंक या फिर वॉयलेट कलर में, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है, जाइलम टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसे बिल्कुल मेंटेन रखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप में हमने जाइलम को पढ़ा। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप यानी कि फ्लोएम के बारे में। सो फ्लोएम के बारे में हमें यहां पर दिया गया है फ्लोएम इज द वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच कंडक्ट शुगर एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीव्स। जो फ्लोएम है ये भी एक वेस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट्स में जो कंडक्ट करता है शुगर को और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को, यानी कि एक तरह से शुगर और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, फूड होता है प्लांट का, ठीक है। उनको कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। और इसकी डायरेक्शन भी समझ लेते हैं, किस किस डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करता है। सो डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ भी कर सकता है ये, जहां पर प्लांट की नीड, अगर ऊपर की तरफ प्लांट को जरूरत है फूड की या फिर कहीं शुगर या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की, तो ये ऊपर की ओर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और नीचे की तरफ अगर जरूरत है तो नीचे की तरफ भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, ठीक है। शुगर या फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं ये लीव्स बनाती हैं। और ज्यादातर क्या होता है, लीव्स से प्लांट के सभी पार्ट्स तक फ्लोएम फूड पहुंचाता है, ठीक है। अगर हम डायग्राम की बात करें, फ्लोएम का डायग्राम, तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये है फ्लोएम का डायग्राम। आगे है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जो फ्लोएम है जाइलम 4 सेल से बना हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से फ्लोएम जो है ये भी 4 अलग अलग टाइप्स के सेल से बना हुआ है। इन सभी 4 सेल्स के नाम यहां पर दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है सीव ट्यूब्स, सेकंड पर कंपेनियन सेल्स, थर्ड पर फ्लोएम फाइबर्स और लास्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इन सभी सेल्स के बारे में देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। फ्लोएम में फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के बारे में हमें दिया है ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कहें फूड बनता है प्लांट के लिए, उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है सीव ट्यूब्स का, ठीक है। लीव्स में जो खाना बनता है उसको सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, ये काम होता है सीव ट्यूब्स का। सो सीव ट्यूब्स को अगर हम डायग्राम में समझना चाहें कहां पर प्रेजेंट है, सो ये आपको ब्लू सी सिलेंड्रिकल शेप जो है, ये ब्लू जो है ये क्या है, एक सीव ट्यूब सेल है। इसी तरह से इसके ऊपर बिल्कुल यहां पर भी एक सीव ट्यूब है, एक के ऊपर एक ही सीव ट्यूब सेल्स अरेंज होते हैं, एक लंबी सी पाइप बनाते हैं जिसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें या फिर शुगर कहें या फिर कहें प्लांट का जो फूड होता है वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। अब कब ये फूड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा,
इसको कौन रेगुलेट करेगा, ये कौन तय करेगा? सो इसको फूड को ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, इसको तय करने का काम होता है कंपेनियन सेल्स का। इसके बारे में हमें दिया है रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स जो है ये जो शुगर सीव ट्यूब्स में होती है उनको रेगुलेट करता है, यानी कि बताता है कि ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ जाओ। ठीक है, एक तरह से रिमोट होता है ये। और ये कंपेनियन सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सो ये सीव ट्यूब्स है, इसके दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे ये छोटे छोटे सेल्स, ग्रीन कलर के सेल्स, यही है कंपेनियन सेल्स। ठीक है, आगे है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स के बारे में हमें दिया है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स। फ्लोएम फाइबर्स जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब्स को। सो ये जो सीव ट्यूब्स हैं बिल्कुल इनके साइड में धागे की तरह होते हैं, पतले पतले, बिल्कुल जो इस डायग्राम में विजिबल नहीं है वो होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे है फ्लोएम पैरेन्काइमा, लास्ट सेल है फोइलम का। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है इट स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने का काम होता है। ठीक है, और फोइलम पैरेन्काइमा जो है ये साइड में होता है फोइलम के। ठीक है, ये फोइलम है, इसके साइड में ये बड़ा सा आपको सेल दिख जो रहा है ये है फोइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, टिश्यू को हमने सबसे पहले दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमने आगे और दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीनों टाइप्स, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू को आगे और दो पार्ट्स में हमने क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने और आगे दो पार्ट्स में बांट दिया, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू में। प्रोटेक्टिव में हमने एपिडर्मिस और कोर के बारे में पढ़ा, सपोर्टिव टिश्यू में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने जाइलम और फोइलम के बारे में पढ़ा। ठीक है, टिश्यू का जो पार्ट है प्लांट टिश्यू, उन सभी के टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं अब तक। अब नेक्स्ट पेज से देखेंगे हम एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एनिमल टिश्यू को किस तरह से कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब है एनिमल टिश्यू। सबसे पहले एनिमल क्या है? एनिमल का मतलब यहां पर आप हो गए, मैं हो गया, चूहा, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सभी जो हैं एनिमल्स होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो एनिमल टिश्यू में हमें दिया है एनिमल हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। एनिमल्स के 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, इसमें चारों टाइप्स दिए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले है इसमें एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट है नर्वस टिश्यू। इन चारों टाइप्स के जो भी ये एनिमल टिश्यूज हैं इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इनको भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है और ज्यादा पार्ट्स में इनको। ठीक है, सो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज से एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सो एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। इसके बारे में हमें दिया है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ब्लड वेसल्स आर अब्सेंट, इट कवर ऑल द ऑर्गन्स, द स्किन, लिग्निन ऑफ माउथ, लिग्निन ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूबल्स एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एक सिंगल लेयर का बना होता है। ठीक है, सिंगल लेयर सेल्स का ये बना होता है। ये इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं यानी कि इनमें ब्लड नहीं होता है। आगे है इट कवर ऑल द ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, उन सभी ऑर्गन्स को ये कवर करता है। ठीक है, उन सभी के ऊपर से एक कवर बना होता है जो एपिथेलियल टिश्यू का ही होता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहां पर प्रेजेंट होता है? हमारी स्किन यानी कि त्वचा जो होती है वो भी एपिथेलियल या फिर कहें एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। लिग्निन ऑफ माउथ यानी कि हमारा जो मुंह है उसके अंदर की स्किन जो होती है वो भी इसी से बनी होती है। लिग्निन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स यानी कि नसें होती हैं वो भी इसी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती हैं। किडनी ट्यूबल्स भी इसी से बनी होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स या फिर कहूं बहुत सारे त्वचा, किसी भी तरह की स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है, चाहे वो हमारे बॉडी के अंदर की हो चाहे बॉडी के बाहर की हो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसको आगे क्लासिफाई करके। ठीक है, आगे है
एपिथेलियम टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। जो एपिथेलियम टिश्यू है उसको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। और कौन कौन से 4 पार्ट्स में क्लासिफाई यानी कि बांटा गया है? सो इसमें पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड है क्यूबोइडल एपिथेलियम, थर्ड है कोलमनार एपिथेलियम जिसे सिलिएटेड भी कहा जाता है, ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है, और लास्ट यानी कि फोर्थ है स्टार्टिफाइड स्क्वेमस। इन चारों पार्ट्स को, एपिथेलियम टिश्यू के चारों पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज से। सो एपिथेलियम टिश्यू को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। उसमें सबसे पहला पार्ट था स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है सेल्स अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है इसके जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल एंड टू एंड यानी कि किनारे से किनारा जुड़ा होता है, जैसे कि फ्लोर पर टाइल लगी होती है बिल्कुल इसी तरह से होता है, ठीक है। आप इसका यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं। ये जो एक सेल है ये एक सेल है, इसी तरह से ये एक एक सेल जो है बिल्कुल इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे टाइल जुड़ी होती है फ्लोर पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट फॉर्म लिग्निन ऑफ कैविटी माउथ ईसोफेगस नोस और एलिवियोली। जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे माउथ हो गया, माउथ के अंदर खाली जगह जो है वो किससे बनी हुई है? जो अंदर की स्किन है वो बनी हुई है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से ही। इसी तरह से ईसोफेगस यानी कि जो आहार नली होती है हमारी, जो माउथ के बाद एक नली होती है जो लीवर तक खाना लेके जाती है, वो भी उसके अंदर की स्किन वो भी बनी हुई है स्क्वेमस एपिथेलियम से। इसी तरह से जो नोज यानी कि हमारा नाक होता है उसके अंदर की खाली जगह पर जो स्किन होती है उसमें भी स्क्वेमस एपिथेलियम ही होता है। और इसी तरह से एल्वियोली, एल्वियोली जो है ये हमारे लंग्स में पाया जाता है, वो भी इसी से बनी होती है, ठीक है। आगे है इट आल्सो फॉर्म ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इससे हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि नसें बनी होती हैं। हमारी जो टंग यानी कि जीवा होती है उसके चारों ओर भी स्क्वेमस एपिथेलियम ही होता है। और जो हमारी स्किन होती है, त्वचा जो होती है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बनी होती है। आगे है एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। जो एपिथेलियल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के बहुत सारे सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। जैसे एक लेयर ये हो गई, इसके नीचे बहुत सारी लेयर्स जुड़ के हमारी स्किन बनाते हैं। और ये बहुत सारी लेयर्स क्यों जुड़ती हैं? ताकि एक लेयर अगर खराब हो जाए तो नीचे वाली लेयर्स जो है वो हमारे अंदर के जो भी ऑर्गन्स है या फिर ब्लड लूज ना हो जाए, हमारे अंदर जो भी मटेरियल है उसको वो प्रोटेक्ट करें, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू का सेकंड पार्ट है क्यूबिकल एपिथेलियम। क्यूबिकल एपिथेलियम, इसे क्यूबिकल एपिथेलियम क्यों कहा जाता है ये हमें फर्स्ट पॉइंट में ही दिया गया है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब इन शेप। जो भी ये क्यूबिकल एपिथेलियम है इसके जो भी सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? क्यूब की तरह होती है, ठीक है। क्यूब की तरह होती है इसलिए इसे क्यूबिकल एपिथेलियम कहा जाता है। डायग्राम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो ये सेल्स हैं, ठीक है, ये क्यूबिकल एपिथेलियम है। इसका आप सेल ध्यान से देखो, ये सेल है एक, ठीक है। ये सेल किस शेप में है? क्यूब की शेप में, इसीलिए इसे कहा जाता है क्यूबिकल एपिथेलियम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इट फाउंड इन किडनी, थायराइड वेसल्स एंड इन ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड एक्सेट्रा। जो क्यूबिकल एपिथेलियम है ये हमें किडनी में, थायराइड यानी कि जो गला होता है हमारा वहां पर थायराइड ग्लैंड होता है, तो थायराइड वेसल्स उसकी जो नलियां होती हैं उनमें पाया जाता है। और इसके अलावा और भी ग्लैंड्स में पाया जाता है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो लार ग्रंथि जिसे कहते हैं, जहां से लार निकलती है, ठीक है। और इसी तरह से स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से हमें पसीना आता है। ग्लैंड्स वो होते हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए इतना ही याद करें, क्यूबिकल एपिथेलियम स्लेवरी ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स में पाया जाता है। आगे है इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबिकल एपिथेलियम जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टिश्यू को, ठीक है। आगे है इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज। जो क्यूबिकल एपिथेलियम है ये जर्मिनल एपिथेलियम भी बनाता है, जैसे टेस्टिस और ओवरीज, यानी कि ये कहां पर भी प्रेजेंट, वहां पर भी प्रेजेंट होता है। जो एनिमल के या फिर ह्यूमन के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर भी ये क्यूबिकल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। एपिथेलियम टिश्यू का थर्ड टाइप है कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम के बारे में हमें दिया है
पिलर लाइक स्ट्रक्चर, जो कोलमनार एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उनका, पिलर की तरह। यहां पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहां पर जो एक सेल है, ये एक सेल है, ये किस तरह का, पिलर की तरह, ठीक है, खंबे की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। यहां पर आप कोने वाले को देखें, इसमें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है, खंबे की तरह इनका स्ट्रक्चर है जो पिलर होते हैं, इसीलिए इसे कोलम, पिलर को हम कोलम भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोलमनार एपिथेलियम। आगे है इट फॉर्म लिग्निन ऑफ स्टमक, जो हमारा पेट होता है उसके अंदर की लिग्निन यानी कि स्किन तक कह सकते हैं हम, वो इसी कोलमनार एपिथेलियम से ही बनी होती है। इट ऑल्सो फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। कोलमनार एपिथेलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, सभी जो इंटेस्टाइन है हमारे पेट में, छोटी आंत और बड़ी आंत है, वो इसी कोलमनार एपिथेलियम से ही बनी होती है। लास्ट पॉइंट है इसके लिए, इट हैव थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस विच हेल्प इन एब्सॉर्प्शन। जो ये कोलमनार एपिथेलियम होता है इसके यहाँ पर थ्रेड्स, धागे धागे से होते हैं, ठीक है, जो भी हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, वो फूड में जो भी जरूरत की चीजें होती हैं हमारी बॉडी को, वो इन थ्रेड्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है, यानी कि ये किस तरह का काम करता है, एब्सॉर्प्शन का काम करता है, सोखने का काम करता है, जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उन्हें सोख लेता है कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू का लास्ट यानी कि फोर्थ टाइप है स्टार्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका यहां पर डायग्राम दिया गया है, इसी से समझते हैं। देखो स्क्वेमस एपिथेलियम इसके साथ क्यों जोड़ा गया है, स्क्वेमस एपिथेलियम के में क्या था, सिंगल सेल थे जो एक दूसरे से टाइल की तरह जुड़े हुए थे, लेकिन यहां पर क्या है, बहुत सारी लेयर्स आपस में उलझी हुई हैं, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम की बहुत सारी लेयर्स आपस में उलझी हों तो उसे कहा जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें पहला पॉइंट यही है, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल अरेंज इन लेयर्स। कई सारी लेयर्स, परत अगर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की हैं तो उसे कहा जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रेजेंट इन यूट्राइन, इसोफेगस एक्सेट्रा। जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये कहां पर पाया जाता है, या एक तो होता है इसोफेगस जो आहार नली होती है उसमें पाया जाता है, और एक होता है यूट्राइन यानी कि गर्भाशय जो फीमेल ऑर्गन होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू और उसके सभी पार्ट्स के बाद सेकंड नंबर पर है एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये सेकंड नंबर है। इसमें हमें दिया है द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड, द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके जो भी सेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा, मतलब जो भी एनिमल बॉडी होती है उसमें सबसे ज्यादा सेल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका बेसिक फंक्शन है सपोर्ट और कनेक्ट करना, बॉडी को सपोर्ट करना और जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्ट करना, ठीक है। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू, सेकंड है एडियोपोज टिश्यू, थर्ड है स्केलेटल टिश्यू और फोर्थ है फ्लूइड टिश्यू। इन सभी चारों टाइप्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप एरियोलर टिश्यू, इसके बारे में हमें दिया है दिस टिश्यू फिल्स स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन्स एंड फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। जो एरियोलर टिश्यू है ये हमारे खाली जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर खाली जगह जो होती है उसको ये भरता है, और ये हमारी स्किन और मसल्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर भी पाया जाता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनके चारों तरफ भी ये एरियोलर टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। और जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनके अंदर जो खाली जगह होती है जिसे बोन मैरो कहा जाता है, तो बोन मैरो में भी एरियोलर टिश्यू ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू है एडियोपोज टिश्यू। एडियोपोज टिश्यू के बारे में हमें दिया है इट फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो आईबॉल्स। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। जो एडियोपोज टिश्यू है ये हमारी स्किन के नीचे की तरफ, जो हमारी आउटर स्किन होती है उसके नीचे की तरफ होता है, हमारे हार्ट के चारों तरफ होता है, हमारे ब्रेन के भी चारों तरफ होता है, और जो हमारी आई बॉल्स होती हैं, जो हमारी आंखें हैं, इन ये बहुत बड़ी बॉल्स होती हैं अंदर की तरफ, ठीक है। इन आई बॉल्स के नीचे की तरफ भी ये एडियोपोज टिश्यू होता है। और जो एडियोपोज टिश्यू है
ये इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। इंसुलेटर जैसे सर्दियों में हमें कंबल की जरूरत होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हीट की जरूरत होती है। सो जो एडियोपोज टिश्यू है ये उनको गर्म रखता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो हीट है उन्हें लूज नहीं होने देता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी चीजें हमारी गर्म रहती हैं। किसके कारण? एडियोपोज टिश्यू के कारण। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडियोपोज के बाद अब है थर्ड नंबर पे स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बोन, लिगामेंट्स, टेंडोन्स और कार्टिलेज। यानी कि ये स्केलेटल टिश्यू इन चारों चीजों से बना होता है। ठीक है, सो इन चारों चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बोन के बारे में। सो बोन के बारे में हमें दिया है, इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। जो बोन्स यानी कि हड्डियां जो होती हैं ये हमारी बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाती है, एक ढांचा बनाती है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये नॉन फ्लेक्सिबल, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, यानी कि बिल्कुल भी ये मुड़ नहीं सकती हैं। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बनी होती हैं। ठीक है, आगे है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के बारे में हमें दिया है, 2 बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट, दिस इज वेरी इलास्टिक। जो दो बोन्स के बीच में एक बोन, सपोज कर लीजिए एक बोन ये हो गई और एक बोन ये हो गई, ये आपस में ये डायरेक्ट नहीं जुड़ सकती हैं। अगर डायरेक्ट जुड़ेंगी तो इनके बीच में ये मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? लिगामेंट प्रेजेंट होता है यहां पर। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है लिगामेंट, और लिगामेंट जो है ये बहुत इलास्टिक होता है। इलास्टिक यानी कि फ्लेक्सिबल होता है और बहुत पावर होती है इसमें, मतलब बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत मजबूत होता है। जो 2 बोन्स को जोड़े वो लिगामेंट्स। ठीक है, आगे है टेंडोन्स। टेंडोन्स के बारे में दिया है, इट कनेक्ट मसल्स टू बोन, इट इज फाइब्रस विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडोन्स जो है ये मसल्स से और बोन्स को जोड़ता है, मसल्स और बोन्स को जोड़ता है। ये फाइब्रस यानी कि रेशेदार होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड, फ्लेक्सिबिलिटी तो कम ही होती है लेकिन स्ट्रेंथ काफी मजबूत होता है। और मेन वर्क क्या होता है टेंडोन्स का? मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करना, जोड़ना। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू का 4th कंपोनेंट है कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में हमें दिया है, दिस इज इलास्टिक, लेस हार्डर टू अदर बोन्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स, इट प्रेजेंट इन नोज, ईयर एंड लेनिक्स। जो कार्टिलेज है ये बहुत इलास्टिक होता है, बहुत कम हार्ड होता है अगर दूसरी बोन से कंपेयर किया जाए। जो ये कार्टिलेज है ये प्रोटीन और शुगर्स से बना होता है, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? नोज यानी कि नाक में, ईयर यानी कि हमारे कान में, और लेनिक्स यानी कि हमारे गले में प्रेजेंट होता है। आप अपने ईयर, जो हमारा कान है, आप उसको फोल्ड करके देखेंगे तो वो इजीली फोल्ड हो जाता है क्योंकि वो कार्टिलेज से बना है और ये बहुत इलास्टिक होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का 4th टाइप ऑफ टिश्यू है फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू को हम वेस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं या फिर हम इसे टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसी को कहा जाता है फ्लूइड टिश्यू। इसके बारे में हमें दिया है, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। जैसे गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसके अलावा इसी तरह से ये हार्मोन्स को भी कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, सोल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर उसमें एक लिक्विड होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं जिसे, और प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये 3 चीजें किसके अंदर होती हैं? प्लाज्मा। जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसके अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन, सोल्ट्स और हॉर्मोन्स भी ये कैरी करता है। तो यहां पर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सो आरबीसी के बारे में, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इनके बारे में हमें दिया है, इट कंटेन रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन।
जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनमें लाल कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी यानी कि ये किसी गैस को कैरी करता है, वैसे ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो ये रेड कलर का रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट यानी कि कलर होता है, जिसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है, और ये हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसका होता है? रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, आगे है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बारे में हमें दिया है, दे प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उसका काम होता है उन हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करना, उनसे लड़ना। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां होती है या फिर बैक्टीरिया या वायरस, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस है, उनसे WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये लड़ते हैं। ठीक है, आगे है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में दिया है, इट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड का क्लॉटिंग करने में सहायता करते हैं। क्लॉट यानी कि थक्का बनाने, जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड जो है वहां से कुछ, मतलब अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कट गया हमें, तो कुछ देर बाद ही वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बाद थर्ड नंबर पर आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में हमें दिया गया है, मूवमेंट हैपन इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो मस्कुलर टिश्यू है इसी की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह हम चल पाते हैं, कुछ भी हम अपना हाथ हिलाना हो गया, सिर या पैर, जो भी मूवमेंट होगी वो सिर्फ मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही होती है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जो है इसमें एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, यानी कि सिकुड़ना और फैलना काम होता है मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, आगे है मस्कुलर टिश्यू आर 3 टाइप्स। मस्कुलर टिश्यू जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों हमें यहां पर दिए गए हैं। इसमें पहला है स्ट्रेटेड मसल्स, सेकंड है स्मूथ मसल्स और थर्ड है कार्डिक मसल्स। सो इन तीनों मसल्स टिश्यू, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डिक मसल्स, तीनों के बारे में एक एक करके नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू का फर्स्ट टाइप है स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताएंगे। सो इसमें हमें दिया है, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन बाय टेंडोन्स। इन्हें स्केलेटल मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे स्केलेटन यानी कि जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है उससे ये जुड़ी होती है। ठीक है, जिसे स्केलेटन कहा जाता है हड्डियों के ढांचे को, इससे जुड़े होने के कारण इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और स्केलेटन से ये किन की हेल्प से जुड़ी होती है? टेंडोन्स की मदद से, जिसको हम पीछे वाले कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, सो जो स्केलेटल मसल्स कहें या फिर स्ट्रेटेड मसल्स, ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। जो ये मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स या फिर कहें स्केलेटल मसल्स, ये टायर्ड यानी कि थक जाती हैं और इन्हें रेस्ट की जरूरत पड़ती है वापस अपनी एनर्जी गेन करने के लिए। सेल ऑफ दिस आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड। जो भी स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और ये अनब्रांच यानी कि बिल्कुल सीधी होती है, इनकी कोई भी ब्रांच नहीं होती है, टहनियां नहीं होती है, बिल्कुल एक लाइन की तरह सीधी होती है। ठीक है, इट कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जो ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं ये सिकुड़ती और फैलती हैं। अब ये सिकुड़ना और फैलना क्यों होता है, ऐसा क्या होता है इनमें? तो इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसके कारण ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ पाती हैं और रिलैक्स यानी कि फैल पाती हैं, और इसी के कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। अब इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है हमारा हाथ। ठीक है, ये जो मसल्स है, रेड कलर के आपको मसल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो व्हाइट है ये टेंडोन्स है। टेंडोन्स की सहायता से ये हमारी येलो टाइप बोन्स जो दिख रही हैं इनसे जुड़ी होती है। ठीक है, अब ये रिलैक्स, ये मूवमेंट करेगी तो इसमें रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर हम इसको जूम करें तो ये किस टाइप से बनी है? इस टाइप के कुछ सेल से बनी है। ठीक है, ये है इसके सेल्स, जो भी स्ट्रेटेड मसल्स है इस मसल्स के सेल्स हैं ये। यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट जो मैं कर रहा हूं, ये है यहां पर न्यूक्लियस।
यानी कि इसमें कितने सारे न्यूक्लियस हैं, ये सभी हैं क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। ऊपर हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं, इसके सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और अनब्रांच। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे न्यूक्लियस हैं और बिल्कुल ये सीधी है, इसमें से कोई भी अलग इसमें से ब्रांच इस तरह से टहनियां इसमें से नहीं निकली हुई हैं, बिल्कुल सीधे, ये बिल्कुल रेशेदार होती है, रेशे यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा धागे नुमा, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में सेकंड नंबर पर है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के बारे में हमें दिया है दीज मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप्ड। जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी का मतलब होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। सो ये स्मूथ मसल्स जो हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि जो सेल होते हैं स्मूथ मसल सेल्स के उनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप यानी कि बीच में से मोटा और कोनों पे से नुकीला, इसकी जो शेप होती है स्मूथ मसल सेल्स की, इसकी शेप के बारे में आगे डिस्कस करेंगे डायग्राम से, ठीक है, जो ये नीचे दिया गया है। उससे पहले जो बचा हुआ है उसे पढ़ते हैं। These are found in the walls of stomach, intestine, bronchi, iris of eye। जो ये स्मूथ मसल सेल हैं ये हमारी स्टमक, जो हमारे पेट होता है उसमें पाई जाती है। इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत जो है उसमें भी पाई जाती है। ब्रोंकी, ब्रोंकी यानी कि हमारी जो श्वास नली होती है उसमें भी होती है ये। आइरिस ऑफ आई जो हमारी आंख में भी जो आइरिस होता है उसमें भी ये स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और कई जगह पर होती है। सो डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। स्पिंडल शेप के बारे में देखा गया था। और यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि जो स्मूथ मसल एक सेल होता है इस मसल्स का, उसमें सिर्फ एक ही, ये आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। यानी कि इसके सेल्स कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, सिर्फ एक न्यूक्लियस वाले। और इसके अलावा स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप यानी कि बीच में से मोटा और कोनों पे से नुकीला, ठीक है, इस तरह की शेप होती है। सो ये स्टमक जो हमारा लीवर होता है उसमें भी ये पाई जाती है स्मूथ मसल्स, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का थर्ड टाइप है कार्डिक मसल्स। इसमें हमें दिया है दीज मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी, ओनली फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। जो कार्डिक मसल्स होती हैं ये इनवॉल्यूंटरी यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ओनली फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट, ये सिर्फ वॉल ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट के जो वॉल्स होती हैं वहां पर ही पाई जाती है। वॉल का मतलब होगा जो हार्ट की दीवारें होती हैं, बाहरी आवरण जो होता है दिल का, वो इसी से बना होता है, कार्डिक मसल से बना होता है। जो भी कार्डिक मसल्स हैं इनके जो सेल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि हर एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा जो कार्डिक मसल्स हैं वो ब्रांच्ड, ब्रांच्ड यानी कि टहनियों की तरह एक सेल में से दूसरा सेल निकला होता है, या फिर कहें टहनियों की तरह, जैसे पेड़ में शाखाएं होती हैं, टहनियां होती हैं, इसी तरह से कार्डिक मसल्स जो हैं आपस में ब्रांच टहनियों की तरह होती है, ठीक है। इन दीज मसल्स रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर थ्रू आउट लाइफ। जो हमारी कार्डिक मसल्स होती हैं इनमें पूरी लाइफ लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि सिकुड़ना और फैलना लगा रहता है, चलता रहता है पूरी लाइफ। कहने का मतलब क्या है, कार्डिक मसल्स जो है ये कभी भी थकती नहीं है, इन्हें रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। हमारा हार्ट जो है वो 24 आवर्स वर्क करता रहता है पूरे दिन, कभी भी थकता नहीं है, ठीक है। सो कार्डिक मसल्स जो हैं इन्हें कभी भी रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। अब डायग्राम से समझते हैं। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक रेशियो, मतलब जो हार्ट है इन्हीं कार्डिक मसल से बना होता है। इसकी वॉल्स जो है चारों तरफ का जो आवरण, दीवार कह सकते हैं हम। सो यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्रांच है। यहां से देखो ये सीधा है, इसमें से एक टहनी इसमें आ गई, इसमें से एक इस तरफ निकल गई, ब्रांच्ड है यानी कि टहनियां हैं। और इसका एक ये सेल है जिसे मैंने येलो से आउटलाइन कर दिया है। एक सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। इसी तरह से ये एक सेल है, ये वाला न्यूक्लियस हो गया, ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस हो गया। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। एनिमल टिश्यूज का फोर्थ टाइप है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हमें दिया है सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग टू स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो सेल होते हैं नर्वस टिश्यू के वो हाईली स्पेशलाइज्ड यानी कि बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बहुत जल्दी से किसी काम को करते हैं, बहुत स्टिमुलेटेड यानी कि उत्तेजक, बहुत तुरंत काम को कर देते हैं, ठीक है। काम को तुरंत करते हैं, जो भी मैसेज होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं।
हमारी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह जो भी मैसेज कैरी करना होता है या सेंड करना होता है वो नर्वस टिश्यू के द्वारा ही होता है। सो मैसेज को ये ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलस की मदद से, बिल्कुल तुरंत यानी कि रैपिडली तुरंत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और जो नर्वस टिश्यू है ये कहां पर होता है? द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। जो हमारा ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारी नर्व्स होती हैं, नसें जो होती हैं, वो सभी इन्हीं नर्वस टिश्यू से ही बनी होती हैं। और यहां पर नर्वस टिश्यू का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। सो ये डायग्राम है, आप बुक में भी देख सकते हैं, इस तरह का है ये। सो इस तरफ ये है डेंड्राइट्स, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके बाद एक लंबी सी ब्रांच होती है जिसके सेंटर में यहां पर होते हैं एक्सोन्स, ठीक है, ये हैं एक्सोन। और उसके बाद लास्ट में यहां पर होता है नर्व एंडिंग, ठीक है। ये सिंपल सा डायग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिए। और इसी के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, नोट्स और पार्ट 2 इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं वो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।